हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में। तो डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने एक नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल के बारे में, और मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने पिछले क्लास में। आज हम लोग उसी नॉन फाइट में से सेकंड पॉइंट को लेकर चलने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? इन्फिनेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा इन्फिनेटिव। इस इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछला हम लोग का जो टॉपिक बनाए थे उसमें मैंने कहा था क्या, नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट का पहला पार्ट पार्टिसिपल, ये मैंने आपको क्लियर किया था, और ये दूसरा पार्ट है हमारा इन्फिनेटिव। यानी कि नॉन फाइनाइट का दूसरा पार्ट हमारा क्या है? इन्फिनेटिव है। तो आज हम लोग इसी इन्फिनेटिव को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानिए कि इन्फिनेटिव होता क्या है, आता कहाँ से, बनता कैसे है। तो इन्फिनेटिव यह बनता है किससे? वर्ब से बनता है। सीधे कह सकते हैं वर्ब से बनता है। क्लियर? और दूसरी चीज ये देखिए, वर्ब का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग ध्यान देना, यहाँ ऐसे, ठीक है, यह वर्ब से बनता है। और दूसरा चीज ये क्या कि नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है। ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा इन्फिनेटिव वर्ब से बनता है और नाउन का काम करता है। ठीक, अब यह काम करेगा, नाउन का बनेगा वर्ब से, तो बनेगा कैसे, ध्यान इस पे देना है। तो पहले तो आप इसको जब पहचानना सीखेंगे तभी जान पाएंगे कि आप इसको यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। तो इसका सीधा सीधा पहचान जानते हैं क्या बनता है? इसका सीधा पहचान बन जाता है, यहाँ पे हम पहचान भी लिख दे रहे हैं। पहचान बनता है क्या कि वर्ब में ना, नी, ने अथवा के लिए आता है। ठीक है, क्लियर करेंगे आप लोग। वर्ब में ना, नी, ने अथवा के लिए आता है। दो कंडीशन बनती हैं। अगर हमारा इन्फिनेटिव यानी कि जो वर्ब है, वर्ब में अगर ना, नी, ने आ रहा है, तब यह काम करता है नाउन का। ठीक, और अगर किसी सेंटेंस में के लिए आने लगे, ये आने लगे, तब यही इन्फिनेटिव हमारा काम करेगा एडवर्ब का। ध्यान देना पड़ेगा। नाउन आप लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। एडवर्ब भी आप लोग जानते हैं, जो नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, कंजक्शन को छोड़ के अन्य किसी भी शब्द की विशेषता बताए तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो ये हमारा इन्फिनेटिव जो है दो काम करेगा, नाउन का भी काम करेगा, एडवर्ब का भी काम करेगा। अगर ना, नी, ने आ रहा है तब यह नाउन का काम करेगा, के लिए आ रहा है तो एडवर्ब का काम करेगा। इतना क्लियर है? तो बनाएंगे कैसे? बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस वर्ब में यह ना, नी, ने अथवा के लिए आ रहा हो, उनको करेंगे क्या, जो वर्ब होगा उस वर्ब से पहले टू लिख देंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए। हम सब पढ़ने जाते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको दो काम दिखाई देगा। एक काम है पढ़ना और दूसरा काम है जाना। दो काम हुआ। हम लोग जानते हैं कि जिस वर्ब में ता, ती, ते आता है और उसके साथ है, हूँ आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। यानी कि यह क्या बन गया? ये हमारा मेन वर्ब बन गया, क्योंकि मुख्य क्रिया के साथ ता, ती, ते और है, हूँ आना चाहिए। तो यह मुख्य क्रिया है, और यह जो पढ़ना आया है इसमें क्या आ गया? ने आ गया। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि ना, नी, ने आएगा तो वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा। वी, मेन वर्ब है क्या है? गो। अब क्या बचा? पढ़ने। पढ़ने का मतलब टू रीड कर देंगे।
क्लियर है? ऐसे बनता है इन्फिनेटिव। ठीक, जब भी आएगा तो ये इसी तरह से आएगा कि वर्ब के पहले टू लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल है, दिन में सोना हानिकारक है ना। अब यह सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी वही आया है, एक वर्ब है जिसमें क्या आ गया, नानी ने। मतलब ये हो गया कि हमको इसके पहले टू का यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो पता ये चलेगा कि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा कि नाउन का काम करता है, और आप जानते हैं कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, तो क्यों ना हम इसी को नाउन बना दें, है ना। जैसे ही हम इसके पहले टू लिखेंगे, टू स्लीप, टू स्लीप लिखते ही यह बन गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब नाउन, और नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब आ जाएगा इज। अब क्या बचा, हानिकारक मतलब हार्मफुल, स्लीप, टू स्लीप इज हार्मफुल। अब क्या बचा, दिन में मतलब इन डे। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इन्फिनेटिव वर्ब से बनता है या नाउन का काम करता है। जिस वर्ब में नानी ने हो अथवा के लिए आ रहा हो वही होता है इन्फिनेटिव। अगर नानी ने आ रहा हो तो नाउन का काम करेगा, के लिए आएगा तो एडवर्ब का काम करेगा। और इन दोनों सिचुएशन में वर्ब के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। और ये आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वह काम कैसे करता है। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग 5 तरह से किया जा सकता है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, आइए हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग 5 तरह से किया जाता है। कौन कौन सा प्रयोग है देख लेते हैं। पहला यहाँ पे लिखते हैं, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। पहला हमारे पास हो गया कि हमारा जो इन्फिनेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव जो है ये काम करता है किसका, नाउन का। और नाउन का काम होता है 5। इस नाउन के कितने काम है, 5 काम में से पहला काम इसका क्या है। ठीक है, तो कोई भी जो नाउन होता है वो काम कैसा करेगा, ये काम करता है कैसे, सब्जेक्ट टू द वर्ब। सब्जेक्ट टू द वर्ब मतलब यह वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, पहला चीज यही है कि यह वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनता है। अभी एग्जांपल में दिखाए थे, सब्जेक्ट बना दिए थे इसी को। ठीक है, कैसे काम करता है देखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने एग्जांपल आ गया, एग्जांपल इस साइड में देते जा रहे हैं। तैरना एक व्यायाम है। तैरना एक व्यायाम है। ठीक है, तो तैरना एक व्यायाम है, इसमें आप लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब में नानी ने आया, ना आया मतलब यह इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है। नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को बना देंगे सब्जेक्ट। तो करेंगे कैसे, यहां पर लिख देंगे टू स्विम। टू स्विम का मतलब हो गया तैरना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यहाँ है लिखा हुआ है, तो हमारा वर्ब हो जाएगा इज। एक व्यायाम, एक का मतलब हो गया एन, और व्यायाम का मतलब हो गया एक्सरसाइज। आई थिंक आप लोग क्लियर है कि यह सब्जेक्ट का काम कैसे, ऐसे ही करेगा सब्जेक्ट का काम। ठीक है, दूसरा टॉपिक अगर हम लोग उठाएं कि क्या काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट टू द वर्ब का काम करता है। क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, मतलब किसी वर्ब के लिए यह ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे बनेगा, आइए एग्जांपल देखते हैं सीधे सीधे। वह नाचना पसंद करती है। बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, वह नाचना पसंद करती है। करती है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर सब्जेक्ट हो गया सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस लगाना पड़ता है मेन वर्ब में, है ना, यानी हो जाएगा लाइक्स।
और यहां पर क्या बचा, टू प्ले। अब अकॉर्डिंग टू द अपने रूल देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। मतलब यहां पे क्या हुआ, टू प्ले। टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है ना। अगर इन्फिनेटिव है तो किस जगह पे आया है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्लियर हुआ, यह सब्जेक्ट का काम करेगा ऐसे। सब्जेक्ट यहां पे बनता है, शुरू में सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है, और बाकी ये जो बच गया ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यह सब्जेक्ट का काम कर दिया, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर दिया। तीसरा काम क्या करेगा, यह तीसरा काम करता है ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। समझ गए होंगे आप लोग कि यह किसी प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, या तीसरा काम है इसका, तीसरी तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको, किसी प्रीपोजिशन के लिए इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल है, वह घर जाने वाला है। ठीक है, वह घर जाने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपके पास हो जाएगा क्या, ही, वर्ब लगाएंगे इज, यहाँ लिखेंगे अबाउट, है ना, यहाँ पे लिखेंगे टू, और यहाँ पे लिखेंगे गो। ध्यान से देखेंगे तो यह हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये आया तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी इस प्रीपोजिशन के लिए यह किस काम का है, ऑब्जेक्ट के काम का है। यानी इस प्रीपोजिशन के लिए इसने ऑब्जेक्ट का काम किया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने केवल ये देखा कि हमारा जो इन्फिनेटिव है तीन तरह से काम किया, एक सब्जेक्ट की तरह से, एक ऑब्जेक्ट की तरह से, और यहाँ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से। अभी भी हमारे पास दो टॉपिक और बचे हुए हैं, यानी कि नाउन का जो चौथा और पांचवा यूज है, इसे हम लोग फिर आगे देखते हैं। ओके, यानी कि यह काम करेगा कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। ठीक है, हमारा इन्फिनेटिव यानी कि नाउन काम किसका करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। किसके लिए, वर्ब के लिए। कैसे काम करेगा, एग्जांपल देखिए, ज्यादा बेहतर होगा। अगर कहा जाए मेरी इच्छा मकान खरीदने की है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें कहीं कुछ दिख रहा है, इसमें ये जो मेरी इच्छा लिखा है ना, यही है आपका सब्जेक्ट। आप इसे कहेंगे माई डिजायर। ठीक, मतलब मेरी इच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। माई डिजायर इज किस चीज की, टू परचेज होम। यहां पे लिख सकते हैं टू परचेज होम। ठीक है, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहां पे टू परचेज, ये किस लिए आया, कॉम्प्लीमेंट के लिए। जब भी आप जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब दिया हो, मेन वर्ब दिया हो, मेन वर्ब के बाद अगर आ रहा हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये सारी बातें तो पहले भी हो चुकी हैं। तो ये है चौथा टॉपिक, मतलब कॉम्प्लीमेंट किसके लिए, वर्ब के लिए बन सकता है। क्या बनेगा, यानी कि हमारा इन्फिनेटिव जो कि क्या है, नाउन, वह काम करेगा कॉम्प्लीमेंट का, किसके लिए, वर्ब के लिए। सारी चीजें घुमा के एक ही जगह पे आ रही हैं। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ है, पांचवा, और इसे हम लोग कहते हैं केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे तो लगता है कि इसका एक अलग से वीडियो ही बना देना बेहतर रहेगा, कि केस इन अपोजिशन का एक वीडियो ही बना दिया जाए। फिलहाल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इसी क्लास में सब कुछ क्लियर कर दें, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पष्टीकरण। इसे समझ लीजिए कि स्पष्टीकरण होता क्या है। क्या होता है कि जब किसी सेंटेंस में
एक नाउन हो या फिर एक प्रोनाउन हो और उसको क्लियर करने के लिए दूसरे नाउन की जरूरत पड़ जाए, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को स्पष्ट करने के लिए किसी और नाउन या नाउन समूह का प्रयोग करना पड़े तो उसे ही कहते हैं केस इन अपोजिशन। दूसरा नाउन, यानी कि एक नाउन है, दूसरा नाउन उसको स्पष्ट करेगा तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे होगा इस बात को देखना ज़्यादा जरूरी है। इसमें दो कंडीशन बनती हैं। ठीक है, दो कंडीशन बनती हैं। पहला कंडीशन कहता है कि अगर केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन का संबंध सब्जेक्ट से हो, केस इन अपोजिशन का संबंध अगर सब्जेक्ट से हो तब इसको लिखने का फॉर्मेट हो जाता है फर्स्ट नाउन कॉमा, फिर लिखते हैं सेकंड नाउन, फिर लगाते हैं कॉमा, यहाँ पर लिखते हैं वर्ब और उसके बाद जो बच जाए यानी कि कॉम्प्लीमेंट बच जाए या ऑब्जेक्ट बच जाए, जो भी बच जाए उसे लास्ट में लिख दिया जाता है। ठीक है, केस इन अपोजिशन का यही मतलब होता है कि दो नाउन होंगे, एक नाउन ये होगा फर्स्ट नाउन और ये है सेकंड नाउन। या जो सेकंड नाउन है यह क्या करेगा, इसके अर्थ को स्पष्ट करेगा, इसके अर्थ की व्याख्या करेगा और ज़्यादा स्पष्ट कर देगा। कैसे समझेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए क्या, दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली कौन वाला, जो क्या है, भारत की राजधानी। क्या है, भारत की राजधानी है। तो ये क्या है, एक बड़ा शहर है, एक बड़ा शहर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक शब्द आया है दिल्ली। अब जरूरी नहीं है कि दुनिया में केवल एक ही दिल्ली हो, एक ही जगह का नाम दिल्ली हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, भारत में एक दिल्ली है, और भी हो सकता है, वर्ल्ड बहुत बड़ा, संसार बहुत बड़ा, हो सकता है किसी गांव का ही नाम दिल्ली रख दिया गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो केवल दिल्ली से कहने से क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो ये लिख दिया है कि भारत की राजधानी, यह कंफर्म कर रहा है कि यह कौन सा दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है वो वाली दिल्ली की बात हो रही है। तो यह नाउन है, नाउन फ्रेज है, ये क्या कर रहा है, इसके अर्थ को क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। इसीलिए यह क्या है, यह पहले नाउन का केस इन अपोजिशन है, यानी पहले नाउन को जो स्पष्ट करेगा वही होगा केस इन अपोजिशन। अंग्रेजी लिखते समय मैंने कहा था फर्स्ट नाउन लिखिए, फर्स्ट नाउन हो जाएगा दिल्ली, कॉमा लगाइए, सेकंड नाउन ये हो जाएगा द कैपिटल ऑफ इंडिया, कॉमा फिर लगाइए, फिर वर्ब लिखिए, वर्ब का मतलब हो जाएगा इज, ए यहाँ पे होगा बिग और यहाँ पे हो गया सिटी। ठीक है, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पे द कैपिटल ऑफ इंडिया लिख देने से कंफर्म हो गया कि दिल्ली कौन सा, जो भारत की राजधानी है। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हैं। तो एक टॉपिक हुआ ये, केवल अगर केस इन अपोजिशन का संबंध सब्जेक्ट से होगा तब हम लोग ये फॉर्मेट लिखेंगे, फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे केस इन अपोजिशन का संबंध ऑब्जेक्ट से हो जाए तब क्या करेंगे, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर केस इन अपोजिशन का संबंध इस सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट से हो जाए, सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट से हो जाए तब क्या करेंगे, तब लिखने का हमारा जो पैटर्न होगा वह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए, मैं कल तुम्हारे चाचा रमेश से मिला। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखा जाए तो देखिए, आपका जो केस इन अपोजिशन, अब यहां पे कहता है मैं कल तुम्हारे,
अगर हम इतना इस रमेश को ढक दें तो क्या हो जाएगा, मैं कल तुम्हारे चाचा से मिला। चाचा कितने हो सकते हैं कौन जानता है, पता नहीं किस चाचा से मिला, कहाँ क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द डाल दिया रमेश, यानी कि तुम्हारे जो चाचा हैं जिनका नाम रमेश है उनसे मिला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट से संबंध नहीं है इस रमेश का, इस रमेश का संबंध किससे है, इससे है। तो यह अगर सब्जेक्ट है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्लियर, अब यही, अब ध्यान से देखिए, तुम्हारा चाचा ये रमेश को क्लियर कर रहा है या रमेश तुम्हारे चाचा को क्लियर कर रहा है, यहाँ पे रमेश इसको क्लियर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रमेश क्लियर कर रहा है और ये है ऑब्जेक्ट, स्पष्ट करने वाला शब्द है रमेश, यानी ये इस ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। ये रमेश ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए संबंध ऑब्जेक्ट से हो गया। जब कंडीशन, यानी कि जब केस इन पोजीशन का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर फर्स्ट नाउन लिखते हैं, उसके बाद सेकंड नाउन लिखते हैं, ठीक है, सेकंड नाउन लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान देंगे केवल एक कॉमा इसमें लगता है। पिछले वाले में मैंने कहा था, यानी कि जब केस इन पोजीशन का संबंध सब्जेक्ट से होता है तो पहले नाउन के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर दूसरे नाउन के बाद कॉमा लगाते हैं। लेकिन जब केस इन पोजीशन का संबंध ऑब्जेक्ट से हो जाए तो केवल फर्स्ट नाउन के बाद कॉमा लगाते हैं और दूसरे नाउन के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। तब फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब है मिला, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी आई मेट, और यहाँ पे किससे मिला, योर अंकल, यही है पहला नाउन। ध्यान देंगे आप लोग, आई मेट योर अंकल, ये पहला नाउन है। तो पहले नाउन के बाद लगाइए कॉमा। अब क्या बचा है, उनका नाम था रमेश, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे केवल रमेश। थोड़ा सा केयरफुल, ठीक है, आई मेट योर अंकल रमेश। अब जाके ये क्लियर हुआ। तो कुल मिला के हमारा जो इन्फिनेटिव है वो 5 तरह से काम करता है। पहला, वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, तीसरा अब किसी प्रीपोजिशन के लिए ये ऑब्जेक्ट बनता है, चौथा या केस इन पोजीशन बनता है, और पांचवा वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। बस इतना ही होता है इन्फिनेटिव में, यही है इन्फिनेटिव। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसी इन्फिनेटिव को लेके चल रहे थे। इन्फिनेटिव टॉपिक हम लोगों का क्लियर हुआ। अब हमको करना क्या है कि इस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। मैंने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। कैसे बनाएंगे, तो इन्फिनेटिव का यूज 2 तरीके से करके हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं, यानी कि हमारा जो रूल फर्स्ट कहता है, क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे, हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या कि एक में फाइनाइट वर्ब होगा और दूसरे वाले में इनफाइनाइट वर्ब होगा, यानी कि इन्फिनेटिव जो हमारा ये इन्फिनेटिव है, ठीक। तो जो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब होगा उसे हम लोग परिवर्तित नहीं करेंगे, जो फाइनाइट वर्ब होगा उसे चेंज नहीं करेंगे। हाँ, दोनों में से जिस सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट किया जाए, जिस सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट किया जाए उसके वर्ब को केवल इन्फिनेटिव बना देना है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या करना है कि जो वर्ब होगा उसके पहले टू लगा देना है। बस इतना ही अगर आपने कर दिया तो बड़े आराम से आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि ध्यान रखिए कि जो वर्ब क्या करे, उद्देश्य दिखाए, जो वर्ब उद्देश्य दिखाए, इस वर्ब को तुरंत चेंज करिए, किसमें, इन्फिनेटिव में चेंज कर दीजिए। बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, आइए एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं इसको और बेहतर समझते हैं इसको एग्जांपल के जरिए। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल है, आई एम लिविंग फॉर मुंबई, आई एम लिविंग फॉर मुंबई। और दूसरा स्टेटमेंट है आई शैल लीव, और यहां पे हो गया देयर, आई शैल लिव देयर, ठीक है। ये कहता है कि मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूं, यानी कि मैं मुंबई जा रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि मैं वहां पे
रहूंगा। ध्यान से देखेंगे ना तो मुंबई जाने का उद्देश्य क्या है, वहां पे रहना। क्लियर है, मुंबई जाने का उद्देश्य क्या है, वहां पे रहना, यही उद्देश्य है। करना क्या है, इसी उद्देश्य के पहले टू लगा दीजिए, बाकी सब फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस हो जाएगा आई एम लीविंग फॉर मुंबई टू लीव, टू लीव, और यहां पे हो जाएगा देयर। ठीक है, आई एम लिविंग फॉर मुंबई टू लिव देयर। कितना आसान सेंटेंस था ये। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, उसमें भी यही काम करना होगा। जो उद्देश्य दिखाए बस उसी को क्या करना है, इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है। जैसे एग्जांपल है, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, और ही wanted to kill the hen। ठीक है, he took a knife, उसने एक चाकू उठा लिया, he wanted to kill the hen। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे ना तो ये चाकू उठाने का उद्देश्य क्या था, सब्जी काटना नहीं ना, क्या उद्देश्य था, टू किल, मारना, मुर्गी को जान से मार देना, ये उद्देश्य था। तो बस ये जो उद्देश्य है ना हमारे पास, इसी उद्देश्य को लाके जोड़ दीजिए इसमें, आराम से आपका इन्फिनेटिव का काम हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं he took a knife to, बच गया, kill the hen। देखिए कितना आसानी से ये सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि चाकू उठाया उसने, उसका उद्देश्य क्या था, टू किल, मार देना, मुर्गी को मार देना उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को, जहां पे उद्देश्य दिखाई दिया है, इसी को मैंने क्या किया, इसके पहले मैंने टू लिख दिया, जो कि टू यहां भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ, दोनों सेंटेंस को मिला के हमने एक सेंटेंस बना दिया, और बड़े आराम से या इन्फिनेटिव के जरिए आपका सिंपल सेंटेंस बन चुका है। तो ये सिंपल सेंटेंस बनाने का पहला तरीका है। ठीक है, एक और तरह का सेंटेंस होता है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। रूल सेकंड हमारा कहता है कि यदि सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हो, ठीक है, सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हो, तो वेरी के जगह पे हमको लिखना है TOO। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम कहता है कि सेंटेंस में कुछ निगेटिव शब्द आएंगे। ठीक है, निगेटिव शब्द का मतलब क्या, कैन नॉट हो सकता है, कुड नॉट हो सकता है, ठीक है, डिड नॉट हो सकता है, ये सब क्या है, निगेटिव शब्द हैं। अगर ऐसे शब्द आए तो इन शब्दों को क्या करना है, हटा देना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना है कि जो हमारे पास दूसरा सेंटेंस हो, यानी कि दूसरा उद्देश्य हमारे पास हो, उस वर्ब के पहले केवल क्या करना है, टू ऐड कर देना है। ठीक है, केवल टू को ऐड कर देना है। ध्यान दीजिए, तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है, ही इज वेरी वीक। ठीक, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है ही कैन नॉट वॉक। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है ये। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, अगर आपके सेंटेंस में कहीं वेरी आ रहा हो तो इसके जगह पे क्या करना है, टू लिखना है। यानी हम कह सकते हैं ही इज यहाँ पे वीक लिखना था, WEAK, ये है, यानी ही इज टू, और यहाँ पे हो गया वीक। ठीक, फिर मैंने क्या कहा, दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाइए, कैन नॉट जो शब्द हैं उनको हटाइए, केवल करना क्या है, वर्ब के पहले टू लगा देना है। हम यहाँ पे लिख देंगे टू, और यहाँ लिख देंगे वॉक। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान सेंटेंस है ये। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ये हो सकता है ही वॉज वेरी फैट, और यहां पे लिख दिए ही कुड नॉट सीट
प्रॉपरली, ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली। ध्यान से देखिए, ही वॉज वेरी फैट, मतलब वह बहुत मोटा था। ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, वह अच्छे से बैठ नहीं पाया। ठीक है, करना क्या है, फिर वही चीज़, वेरी को हटाइए और वेरी के जगह पे टू लगाइए, मतलब ये हो सकता है ही वॉज टू फैट। फिर क्या करना है, ये सब्जेक्ट और निगेटिव वर्ब इन सबको खत्म कर देना है। ठीक है, केवल वर्ब के पहले टू लिख देना है, मतलब टू, यहाँ पे हो गया सिट और यहाँ पे हो गया प्रॉपरली। ठीक है, ही वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन गया, एक ये सिंपल सेंटेंस बन गया। यानी कि हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बड़े आसानी से सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबी हो गई आज की क्लास, क्योंकि आपको इन्फिनेटिव भी क्लियर करना था और इन्फिनेटिव के साथ साथ आपको इन्फिनेटिव का यूज करके सिंपल सेंटेंस भी बताना था। तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा, बट डोंट वरी, आप लोग आराम से एक बार दो बार इसको रिवाइज करके पॉज करके देख लीजिएगा और बड़े आसानी से आप लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बेहतर है। तो अभी तक हम लोगों का ये जो टॉपिक चल रहा था, ये जो टॉपिक है हम लोगों का, यह तीसरा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, ये हम लोगों का अभी तक का तीसरा टॉपिक है, किसका, सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस में अभी तक हम लोगों ने तीन चीज़ों को पढ़ लिया है। पहला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, और आज का थर्ड टॉपिक है इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। आई थिंक तीनों टॉपिक बहुत ही इजी हैं, क्लियर हैं, आप लोग अच्छे से इनको देखिए, समझिए। बाकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्लियर करिए और कोशिश करिए कि थोड़ा सा, ठीक है, प्रमोशन होता रहे। आप लोग जितना बेहतर कर सकते हैं करिए, अच्छी चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।